प्यारे बच्चों, सुप्रभात। कैदी और कोकिला हमारी पूरी हो चुकी है। इसी के अंतर्गत एक आखिरी प्रश्न है कि इस कविता से कवि इस कविता के माध्यम से, कैदी और कोकिला के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है। इस कविता के माध्यम से कवि, पहली बात तो ये कि जो अंग्रेज़ों के द्वारा भारतवासियों पर जो अत्याचार किए जाते थे उसका मर्म स्पर्शी चित्र कवि ने खींचा इस कविता के माध्यम से। और कवि भी स्वतंत्रता सेनानी है और वो भी जेल में कैद है और इन अंग्रेजी शासन के द्वारा यंत्रणाएं और यातनाएं भोग रहा है, बर्बरतापूर्ण व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है। उन सब का मार्मिक चित्र कवि ने इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है और वह इन यंत्रणाओं को, यानी कि अंग्रेजी शासन के मतलब चिट्ठे को, उनकी सच्चाई को, उनकी वास्तविकता को, उनके व्यवहार को जनता के सामने प्रस्तुत किया है ताकि भारतवासियों में, उस दौरान भारतवासियों में आक्रोश उत्पन्न हो, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध वो एकजुट हो जाएं, एकत्रित हो जाएं, इकट्ठा हो जाएं और संगठित होकर उनके विरुद्ध अपनी आवाज़ को बुलंद करें। इसीलिए कवि ने इस कविता का सहारा लिया। बेटा, लेखन में बड़ी ताकत होती है। लेखन के माध्यम से किसी भी चीज़ का तख्ता पलट किया जा सकता है, समाज में परिवर्तन किया जा सकता है। तो यहाँ पर कवि ने लेखन का सहारा लिया है और जनता में वो देशभक्ति की आग को प्रबल करना चाहते हैं, देशभक्ति की आग को बढ़ाना चाहते हैं ताकि वो एकजुट हो जाएं और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बगावत छेड़ दें, जिससे भारत माता को मुक्ति प्राप्त हो। तभी वो इसमें कहते हैं कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं है बल्कि मुक्ति के गीत गाने का समय है। तो इसके माध्यम से कवि अंग्रेजी शासन के व्यवहार को, उनके जो यातनाएं दी गई थी, उन सबको जनता के सामने उजागर करना चाहते हैं। परियोजना कार्य है, इसी कविता पर आधारित है आप लोगों के लिए परियोजना कार्य। इसके ऊपर एक अनुच्छेद लिखोगे, परियोजना कार्य के तौर पर एक अनुच्छेद लिखोगे आप, पराधीन सपने हो सुख नाही। यानी कि देखो बेटा, संस्कृत में कहा गया है परतंत्रम महादुखम स्वातंत्रम परंतम सुखम, यानी कि परतंत्रता से बढ़कर कोई दुख नहीं होता, परतंत्रता सबसे बड़ा दुख है और स्वतंत्रता परम सुख है। और जैसे कि ये है, इसका शीर्षक है पराधीन सपने हो सुख नाही, यानी कि पराधीनता में, तो पराधीनता सबसे बड़ा अभिशाप है, चाहे किसी व्यक्ति के लिए लगा लीजिए, राष्ट्र के लिए लगा लीजिए। पराधीनता के क्षण में व्यक्ति किसी भी प्रकार के सुख का अनुभव नहीं कर सकता। लोकमान्य तिलक ने कहा है कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस सृष्टि के सभी चराचर स्वतंत्र जीवन यापन करना चाहते हैं। बेटा, मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी, उनको भी स्वतंत्रता प्रिय है, वो भी स्वतंत्र जीवन चाहते हैं। यानी कि पक्षी को आप पिंजरे के एक सोने के पिंजरे में कैद कर दीजिए और सोने की कटोरी में उसको खाने पीने के लिए दीजिए, लेकिन वो उसको स्वीकार्य नहीं होगा, वह भूखा मर जाएगा, लेकिन परतंत्र रहना नहीं चाहेगा, परतंत्रता उसको स्वीकार्य नहीं है। स्वतंत्र रहकर इस स्वच्छंद आकाश में उड़कर वो कड़वे नींद की निम्बोली भी उसको रुचिकर होती हैं। तो पशु पक्षियों को भी परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े रहना स्वीकार्य नहीं है, वो भी स्वतंत्रता चाहते हैं। और स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार भी है। देखो बेटा, जो पराधीन व्यक्ति है या फिर कोई राष्ट्र है, वो हमेशा अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरों के सामने, दूसरों के मुंह को ताकना पड़ता है, उसको दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। उसकी अपनी कोई इच्छाएं नहीं होती है, अपना कोई वजूद नहीं है, अपना कोई अस्तित्व नहीं है, अपनी कोई विचारधारा भी नहीं है, उसकी अपने कोई निर्णय नहीं है। यानी कि उसका स्वाभिमान, उसका आत्मसम्मान सब समाप्त है, मर चुका है, भाव शून्य है वो। तो इस प्रकार का जीवन भी क्या है,
जिसका कोई स्वाभिमान नहीं है, आत्मसम्मान नहीं है, इन सब से रिक्त जीवन पशु के समान ही है, उसका कोई जीवन नहीं होता है। अब जैसे अंग्रेजी शासनकाल के दौरान हमने देखा भारतीयों पर कैसे जुल्म किए जाते थे, कितनी यातनाएं दी जाती थी। तो पराधीनता क्या है? पराधीन जीवन नरक के समान है। पराधीनता में जीना भी कोई जीना नहीं होता, वो बिल्कुल नरकीय जीवन होता है। और देखो, विडंबना का विषय तो ये था कि हमारे ही देश में हम पर ही जुल्म किए जाते थे, हमें ही छला ठगा जाता था। तो अपने स्वतंत्रता के लिए हमें क्या करना चाहिए बेटा? एकजुट होना चाहिए, एकत्रित होना चाहिए। पराधीनता के कई रूप होते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ राजनीतिक पराधीनता ही होती है। अगर कोई जाति अपने मौलिक विचारों को व्यक्त नहीं कर सकती है, उसको अधिकार नहीं है, या फिर वह दूसरी जातियों से स्वयं को हीन समझती है, तो यह मानसिक पराधीनता है। और अगर कोई व्यक्ति या फिर राष्ट्र धन के लिए दूसरों के सामने हाथ पसारता है, दूसरों का मुंह देखता है, तो यह कैसी पराधीनता है बेटा? आर्थिक पराधीनता है। तो पराधीनता कई रूपों में होती है, इसीलिए हमें पराधीनता रूपी कलंक को मिटाने के लिए एकजुट होना चाहिए, संगठित होना चाहिए। संगठित होकर देश के विकासात्मक कार्यों के बारे में सोचना चाहिए, अपने स्वाभिमान आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए। दिनकर जी की पंक्तियां हैं, उन्होंने लिखा है कि नत हुए बिना जो अशनि घात सहता है, नत हुए बिना, नत का मतलब बेटा झुकना, नत हुए बिना जो अशनि घात सहती है, स्वाधीन जगत में वही जाति रहती है। तो हमें एकजुट होना चाहिए। इसके लिए हमें जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, द्वेष भाव, ईर्ष्या भाव, या फिर जो स्वार्थ है, भ्रष्टाचार है, इन सब से ऊपर उठकर देश के हित के बारे में सोचना चाहिए। तभी हमारे स्वाभिमान की, आत्मसम्मान की रक्षा होगी और कोई भी देश हमारे देश की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा। तो हमें याद रखना चाहिए कि पराधीनता से बढ़कर कोई कलंक नहीं है। स्वाधीनता में ही सब कुछ है। स्वाधीन रहकर ही हम अपने बारे में और देश के बारे में सोच सकते हैं। तो ये एक अनुच्छेद है, आप इसके बारे में इस विषय पर अनुच्छेद लिखेंगे परियोजना कार्य के तौर पर। तो ये पाठ हमारा पूर्ण हो चुका है, इसको आप शीघ्र अतिशीघ्र कर लीजिए। धन्यवाद।